हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे आगे। पिछले लेक्चर में हमने एक हॉलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, स्फीयर के बाहर और स्फीयर के अंदर। ठीक है, हमने ये देखा था कि स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है और स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा पॉइंट चार्ज की तरह आता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो जाता है तो वो किस रीज़न से होता है जीरो। मैथमेटिकली तो हमने देखा था, क्योंकि क्यू इनक्लोज जो हो जाता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि अंदर जो इनक्लोज चार्ज है वो नहीं रहता है, तो जीरो होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। अब हम लोग फिजिक्स की भाषा से देखेंगे कि फिजिक्स की भाषा से वो जीरो कैसे हो जा रहा है। हमें नेचर में कैसे पता चलेगा कि वो जीरो जा। मैथमेटिकली तो हमें पता चल गया, लेकिन फिजिकली कैसे होता है वो थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद आज हम लोग करेंगे एक सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि वो फिजिकली कैसे हो जाता है जीरो। तो ये मेरा मान लीजिए हॉलो स्फीयर है। तो हॉलो स्फीयर के क्या होता है, स्फीयर पे यानी सरफेस पे चार्जेस होते हैं। ठीक है, इस तरह से चार्जेस होते हैं। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा अपने चारों तरफ। मान लीजिए एक यहाँ पे चार्ज है तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाया, इधर बनाया, इधर बनाया। नहीं, इधर इधर तो बनाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा कंडक्टर पर सरफेस, मतलब ये क्या बोलते हैं, कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो वहाँ हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है किस पे, कंडक्टर के सरफेस पे। तो ये यहाँ से बाहर आता है तो ये अंदर क्या बनाएगा, इसी तरह अंदर ऐसे बनाएगा। मान लीजिए यहाँ पे सेंटर है तो सेंटर की ओर। इसी तरह यहाँ पे जो चार्ज है वो भी ऐसे बनाएगा, यहाँ पे जो चार्ज है वो भी ऐसे बनाएगा, यहाँ पे जो चार्ज है वो भी ऐसे बनाएगा, यहाँ वाला चार्ज ऐसे बनाएगा, यहाँ वाला चार्ज ऐसे बनाएगा। तो आप देख रहे हैं कि दो अपोजिट चार्जेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं अंदर, वो एक दूसरे के अपोजिट बना रहे हैं। अब एक दूसरे के अपोजिट बना रहे हैं तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो ये क्या करेगा, ये दोनों फील्ड एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देगा। इसी तरह ये दोनों चार्ज एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देगा। इसी तरह हर जगह कहीं भी देखें, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये वाला इधर इसको धक्का देगा चार्ज अगर यहाँ रखेंगे तो। ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना रहा है तो यहाँ चार्ज रखेंगे इधर धक्का देगा। यानी कुल मिला के हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, पूरा यूनिफॉर्मली बटा हुआ है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बनाएगा वो सब चार्जेस बनाएगा, लेकिन सब क्या करेगा, एक दूसरे के अपोजिट वाले चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव को डिस्ट्रॉय कर देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे। जिसके कारण क्या होता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव हमें नहीं दिखता है। और नहीं दिखता इसलिए हम कहते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या हो गया, जीरो हो गया। क्योंकि अगर कोई चार्ज अंदर रखते हैं तो उस पर किसी तरह का फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, तो बस यही छोटा सा चीज़ था जो मैंने आपको समझा दिया। मैथमेटिक्स से पिछले लेक्चर में समझा दिया था और इस लेक्चर में मैंने थोड़ा सा समझा दिया कि ये फिजिकली कैसे जीरो हो जाता है फिजिक्स की भाषा में। ठीक है, तो अब हम लोग जो हमारा आज का टॉपिक है वो करेंगे। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एक सॉलिड स्फीयर के कारण निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सॉलिड स्फीयर क्या होता है, तो जैसे फुटबॉल हमारा क्या होता है, एक हॉलो स्फीयर होता है। इसी तरह हमारा अगर अंदर हम जो फुटबॉल है उसके अंदर अगर मटेरियल भर दें, पूरा ठोस कर दें उसको, तो वो सॉलिड स्फीयर हो जाता है। और सॉलिड स्फीयर में हम क्या करेंगे, चार्ज को डालेंगे। तो चार्ज क्या होगा, उसके पूरे अंदर भी, यानी जो सरफेस पर नहीं, अगर वो कंडक्टिंग रहेगा। हाँ, ये एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर ये वाला जो सॉलिड स्फीयर है अगर वो कंडक्टिंग है तो सारा चार्ज इसके सरफेस पे आ जाएगा। आगे जाके पढ़ेंगे कंडक्टर का प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो ये सारा चार्ज इसके सरफेस पे आ जाएंगे। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग है तो ये चार्जेस पूरे उसके अंदर, उस सॉलिड स्फीयर के अंदर भी रहेगा, सरफेस पे सिर्फ बाहर नहीं आएगा, वो अंदर भी रहेगा, यानी उसके अंदर वॉल्यूम में भी रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, ये है नॉन कंडक्टिंग। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मान रखा है, सॉलिड स्फीयर, जिसका रेडियस r है
और टोटल चार्ज क्या है, Q है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और अंदर निकालेंगे। तो इस लेक्चर में थोड़ा सा आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ना वो सेम होगा आपका होलोस्फीयर वाला, यानी जिस तरह हम होलोस्फीयर में निकाले थे ना उसी तरह सेम रिजल्ट आएगा इसका बाहर। चेंज सिर्फ अंदर में आता है कि अगर आप अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना तो वहाँ पे सिर्फ चेंज आता है। तो सबसे पहले चलिए बाहर ही देखते हैं, उसके बाद हम लोग अंदर करेंगे। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके कारण। ओके, तो हमारा पहला नियम क्या होता है कि एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। हम क्या किए, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए, और गॉसियन सरफेस कहाँ से पास होना चाहिए, उस पॉइंट से पास होना चाहिए जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ओके, गॉसियन सरफेस का रेडियस में मान लेता हूँ क्या है, r है, स्मॉल r। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, स्मॉल r। ठीक है, अब हमें गॉस थ्योरम को यूज करके निकालना है। तो गॉस थ्योरम चलिए पहले लिखते हैं कि गॉस थ्योरम क्या होता है। तो हम गॉस थ्योरम का वो वाला फॉर्मेट लिखेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फाई वाला नहीं लिखेंगे, फ्लक्स वाला। तो इलेक्ट्रिक वाला लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे जिसमें हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फार्मूला, E डॉट डी ए इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सिर्फ Q इनक्लोज निकालना है, और दोनों के बीच का एंगल देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल क्या है। तो हम कहाँ निकाल रहे हैं, फील्ड यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया मान लिया। अब एक स्फेयर है, स्फेयर का एरिया वेक्टर क्या होता है, उससे बाहर, जहाँ भी एरिया वेक्टर मान रहे हैं उससे बाहर जाता है। तो यहाँ से इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, ऐसे बाहर जाएगा। और एरिया वेक्टर का तो डायरेक्शन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, तो यहाँ पे चार्ज जो है, इस तरह भी चार्ज है, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा बाहर की ओर। हमने होलोस्फीयर में देखा था कि होलोस्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो बाहर की ओर होता है, अंदर तो जीरो आता है, तो सिर्फ बाहर की ओर होता है। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा बाहर की ओर। तो अगर इस पॉइंट पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर। तो यहाँ से साफ आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही तरफ है। और जब दोनों एक ही तरफ है तो हमारा थीटा क्या हो जाता है, थीटा जो आता है 0 डिग्री। और जब थीटा 0 डिग्री हो जाता है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हो गया सिर्फ हमारा E डॉट डी ए इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए वेक्टर्स का साइन हटाएं तो यहाँ पे कॉस थीटा आता है, और कॉस थीटा मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 होता है, तो कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे 1 हो गया, तो ये यही बचेगा सिर्फ। अब हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कांस्टेंट है हर जगह। तो अब इस गॉसियन सरफेस पे देखो, गॉसियन सरफेस क्या एक स्फीयर शेप में ही होता है जिसका रेडियस r है, तो वो सब जगह रेडियस क्या हो जाएगा, सेम ही होगा, r ही होगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो r डिस्टेंस पे हर जगह सेम रहेगा, क्योंकि जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है इसके ऊपर जो चार्जेस बटे हुए हैं वो यूनिफॉर्मली है। और जब यूनिफॉर्मली रहता है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर पॉइंट पर क्या रहेगा, इस सरफेस पर सेम रहेगा, सिर्फ इस सरफेस पर। अगर बाहर जाएंगे तो चेंज लगेगा, मान लीजिए यहाँ आ गया तो बदल जाएगा, यहाँ आ गया बदल जाएगा, यहाँ आगे बदल जाएगा, अंदर आगे बदल जाएगा, यहाँ आगे बदल जाएगा। लेकिन इस सरफेस पे बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ गॉसियन सरफेस के ऊपर, तो इस सरफेस पे हर जगह सेम रहेगा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब कांस्टेंट हो गया तो उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया। अब इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, डी ए। अच्छा क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज इनक्लोज है, टोटल कितना चार्ज बंद है उसके अंदर। तो ये पूरा का पूरा स्फेयर ही बंद है, और स्फेयर के ऊपर चार्ज कितना है, तो स्फेयर के ऊपर चार्ज क्यू है,
तो पूरा का पूरा क्यू चार्ज बंद है, यानी क्यू इनक्लोज क्या हो गया, ये वाला क्यू, यानी जो चार्ज इसमें हम डाले हैं, जितना कूलम चार्ज डालेंगे वही क्या बंद है पूरा, और नीचे एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। अब देखिए डीए का इंटीग्रेशन, डीए क्या है, छोटा एरिया, और इंटीग्रेशन क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यानी छोटा छोटा एरिया पूरा जोड़ देंगे। तो ये गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा एरिया माने थे, इसी तरह यहाँ मानेंगे, यहाँ मानेंगे, यहाँ मानेंगे, यहाँ मानेंगे, पूरे एरिया को मान के पूरा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी ये छोटा छोटा एरिया पूरा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पूरा एक स्फीयर बन जाएगा। और स्फीयर बन जाएगा तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, यानी ये, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे ई, और ये एरिया छोटे छोटे एरिया जोड़ते हो तो क्या है, एक बड़ा एरिया बनेगा, और बड़ा एरिया बनेगा यानी ये एरिया, ये स्फीयर का एरिया बनेगा। ठीक है, अब स्फीयर का एरिया बनेगा तो आप बताइए कि एक स्फीयर का एरिया यानी सरफेस एरिया कितना होता है। क्लास 10th में 9th में आपने पढ़ा होगा, एक सरफेस का जो एरिया होता है, सॉरी स्फीयर का जो एरिया होता है वो होता है 4πr²। क्या होता है, E × 4πr²। आर किसका, रेडियस किसका, ये वाला या फिर ये वाला। तो हम किसका इंटीग्रेशन किए हैं, जो ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस कहाँ पे है, गॉसियन सरफेस पे। गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है, स्मॉल r है, तो इसका सरफेस एरिया, तो रेडियस इसका होगा यानी 4πr²। और क्यू इनक्लोज कितना है, वही जो हमने निकाल रखा, तो ये होगा Q/ε0। आप देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, मैं डायरेक्ट लिखूँगा वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ वेक्टर लगा दिया, Q बाय ये नीचे 4πr² नीचे चल जाएगा, 4πr²ε0। देखिए आ गया, इस लाइन में मैं लिख देता हूँ वेक्टर फॉर्म में, E = देखिए 1/4πε0 को क्या बोलते हैं, K बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा KQ/ ये r², ये समझ आया ना, 4πε0 1/4πε0 को हम लिख सकते हैं K, तो ये KQ/r²। और इसका डायरेक्शन किधर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकल रहा है उसका डायरेक्शन किधर है, उधर है, तो इसको हम r कैप मानते हैं। r कैप क्यों मानते हैं, क्योंकि स्फीयर में ना हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे x y कैप z कैप नहीं मान सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप मान लीजिए, क्योंकि आपको दिखता है ऐसे ऐसे, अगर यहाँ पे बनाएंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम तो ऐसे बन जाएगा, अब यहाँ पे आप बनाएंगे तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कैसे बना सकते हैं, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट x y x, और ये हो गया y -x, और ये हो गया -y। तो यहाँ पे आप कैसे लिखिएगा, तो स्फीयर के केस में आप याद रखिए, स्फीयर के केस में हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में r कैप जो होता है, ये r कैप जो होता है वही क्या होता है, यूनिट वेक्टर। क्या होता है, सरफेस, उस सरफेस पर यूनिट वेक्टर जो बाहर की ओर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा r कैप। तो ये हो गया हमारा बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया एक सॉलिड स्फीयर के कारण, वो बाहर किसी पॉइंट पर, वो सेम फॉर्मूला आया जो हम एक हॉलो स्फीयर के कारण निकाले थे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, जो मेन है, जो अब अंदर निकालेंगे। तो मैं इसको थोड़ा साफ करता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, सेम उसी तरह है, तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम निकालेंगे अंदर की ओर, अब थोड़ा सा इसमें चेंजेस आएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरा केस करते हैं, जिसमें हम फील्ड निकालेंगे इस स्फीयर के अंदर, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट पे मैं मान लेता हूँ, ये मान लीजिए कि ये मेरा पॉइंट है, और इस पॉइंट पे मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, और इसका रेडियस जो मैं है वो मान लेता हूँ r, ठीक है। इसका रेडियस क्या है, r, स्मॉल r। देखिए मैं हमेशा ना यही करूँगा कि जो गॉसियन सरफेस होगा उसका रेडियस में स्मॉल r माना करूँगा, और जो स्फीयर रहेगा उसका मैं जो रेडियस मानूंगा वो हमेशा
कैपिटल आर मानूंगा और गॉसियन सरफेस का स्मॉल आर। तो सेम प्रोसेस उसी तरह करना है, कोई चेंजेस नहीं है। गॉस थ्योरम लगाना है आउट इनसाइड के लिए भी। तो गॉस थ्योरम क्या होता है, ई डॉट डी ए क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा याद कीजिए, जब हम होलोस्फेयर के लिए निकाल रहे थे तो होलोस्फेयर में हमारा क्यू इनक्लोज क्या आ गया था, 0। तो अब बताइए कि अब क्यू इनक्लोज्ड गॉसियन सरफेस के अंदर क्या 0 आएगा? आंसर है नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर मैं इतना गॉसियन सरफेस मान रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर भी चार्जेस हैं। ये चार्ज है, 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 सेंटर पे भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, हर जगह चार्ज है। इसका मतलब कि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है। और जब गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है यानी क्यू इनक्लोज्ड बंद हुआ चार्ज जो है वो है, तो ये बंद चार्ज जब है तो 0 हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या नहीं हो सकता है। तो यही सिर्फ चेंज है, यहीं पे अलग होता है एक सॉलिड स्फीयर के कारण और एक होलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी अगर आप होलो स्फीयर के कारण निकालो या सॉलिड स्फीयर के कारण बाहर निकालो, दोनों का फॉर्मूला सेम आएगा। और दोनों का फॉर्मूला जो आता है वो एक पॉइंट चार्ज के कारण आता है, मतलब कारण नहीं, मतलब उसके जैसा आता है। एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला जैसा आता है उसी तरह इसका भी आता है, लेकिन अंदर चेंज हो जाता है। होलो स्फीयर के केस में अंदर फील्ड 0 हो जाता है, वो मैंने बता दिया कैसे हो जाता है। और सॉलिड स्फीयर के केस में 0 नहीं होता है। तो अगर 0 नहीं होता है तो कितना होता है, अब वही चीज़ हम लोग निकालेंगे। तो देखिए सेम प्रोसेस है। क्या करेंगे, पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं ना एक छोटा सा स्फीयर मान लूँ, ये छोटा सा एरिया मान लूँगा। तो जिस पॉइंट में मुझे निकालना है इस पॉइंट में मैंने क्या किया, एक छोटा सा एरिया मान लिया। हाँ, जब छोटा सा एरिया मान लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा इसका जो इस छोटे से एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो सीधा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा ऐसे। ओके, हमेशा स्फीयर में क्या होता है, आउटवर्ड होता है। अब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर जो चार्जेज है वो क्या है, सब पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर की ओर होता है। तो अगर मैं इस पॉइंट पर देखूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये भी क्या हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो हम देख पा रहे हैं कि हर एक केस में, स्फीयर का हर एक केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर बात कर रहा हूँ, वो क्या होता है, सेम होता है। यानी जो थीटा होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो यहाँ भी क्या हो गया, थीटा 0 डिग्री हो गया। और जब थीटा 0 हो गया तो बस इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सिंपली मैं लिख सकता हूँ ई इंटू डी ए। अब वेक्टर का साइन हट जाएगा क्योंकि कॉस थीटा यानी कॉस 0 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्यू इनक्लोज निकालना, मेन हमारा यही है कि यहाँ पे क्यू इनक्लोज कैसे निकलेगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि 1/ε0 जो है उसको मैं क्या किया, थोड़ा सा साइड कर दिया। अब मैं ना इस क्यू इनक्लोज को कैलकुलेट करूँगा कि इसके अंदर बंद चार्ज क्या है। तो अब मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, क्योंकि ये पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसका जो मैं लिखना भूल गया था, आप ये नोट कर लीजिएगा शुरू में जब मैं, हाँ यहाँ पे जो लाइन लिखा हूँ इस पर नोट कर लीजिए एक लाइन कि द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस स्फीयर इज रो। तो इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है क्या है, रो है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, रो है। तो अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या कहता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी रो कहता है कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि इस स्फीयर के यूनिट वॉल्यूम में, इकाई वॉल्यूम में कितना चार्ज है, ये चीज़ बताता है रो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है क्यू, क्योंकि मैं क्यू इनक्लोज निकालना है ना, तो ये निकालना है क्यू। यहाँ पे मैं इनक्लोज लिख देता हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ नीचे 1 है तो ये हो जाएगा क्यू इनक्लोज्ड
बाय रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी रो जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, बदलता नहीं है। जो यहाँ है वो यहाँ है, वो यहाँ है, वो यहाँ है, वो यहाँ है, मतलब बदलता नहीं है। बदलने का मतलब है कि जब आप बीएससी में जाओगे ना तो वहाँ पे आप वेरिएबल चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ोगे। ये जो है ना रो चेंज करता है कि मान लीजिए यहाँ एक स्फीयर था ऐसे, इस रेडियस में क्या है, चार्जेस बहुत ज़्यादा है, बहुत करीब करीब है, मतलब यहाँ पे चार्ज का डेंसिटी क्या ज़्यादा है। दूर जाओगे तो चार्ज का डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया, मतलब थोड़ा सा कम हो गया चार्ज, लेकिन बीच ज़्यादा है। तो ये क्या है, ये वेरिएबल चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, हर एक जगह क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड बराबर है। कि अगर ये हमारा वॉल्यूम है तो एक चार्ज यहाँ है, दूसरा चार्ज यहाँ है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ है, मान लीजिए कि है 2 सेंटीमीटर, तो जो इसके आगे चार्ज रहेगा वो 2 सेंटीमीटर के आगे ही रहेगा। फिर इसके आगे आगे जो चार्ज रहेगा वो 2 सेंटीमीटर के आगे रहेगा। इसके नीचे जो चार्ज रहेगा वो 2 सेंटीमीटर के नीचे रहेगा। इसके बगल में जो चार्ज रहेगा वो 2 सेंटीमीटर के आगे रहेगा। इसके दोनों के बीच भी दोनों, यानी हर एक दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। यहाँ पे बदल जा रहा है, यहाँ पे नहीं बदलता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। और ये हम यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का ही केस कर रहे हैं। ओके, तो ये यहाँ से हो गया। अब यहाँ पे क्यू इनक्लोज कैसे निकालेंगे, तो क्यू इनक्लोज बिल्कुल तो क्या होता है, रो इंटू वी, यानी क्यू इनक्लोज जो है हो जाएगा रो इंटू वी। अब रो हमारा क्या है और वॉल्यूम क्या है, तो रो तो हमारा जो है वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम किसका लेंगे, ये बात है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, मुझसे भी कन्फ्यूजन होता था जब मैं बीएससी में था, तो कि मैं क्या करता था, बार बार ये वाला वॉल्यूम ले लेता था, ये पूरा। लेकिन नहीं, आपको क्यू इनक्लोज जो लेना है, बंद चार्ज कहाँ तक है, इसके अंदर ही बंद चार्ज है ना, इसी के बाहर वाला चार्ज से हमको कोई मतलब ही नहीं है। ये गॉसियन सरफेस के बाहर जितना है उससे मतलब ही नहीं। अगर जिस टाइम हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना, तो मैं यहाँ से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँगा तो यहाँ का तक का चार्ज लूँगा, फिर इसके यहाँ से जो बाहर जाएगा वो उसका मैं नहीं लूँगा। फिर मैं जब यहाँ निकालूंगा तो यहाँ पे मैं गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ करूँगा, तो इतने ही चार्ज से मुझे मतलब रहेगा, बाहर वाला चार्ज से मतलब नहीं रहेगा। तो इसी तरह यहाँ पे आप देखिए कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्जेज हैं सिर्फ मुझे उसी से मतलब है, बाहर जो चार्ज है गॉसियन सरफेस के उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम किसका लेंगे, तो याद रखिएगा हमेशा जो वॉल्यूम लेना है वो लेना है गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम। तो ये गॉसियन सरफेस किस शेप में है, तो गॉसियन सरफेस जो है एक वॉल्यूम के शेप में, सॉरी एक स्फीयर के शेप में है। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है आप सभी को पता होगा, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। आर मतलब रेडियस ऑफ द वॉल्यूम, ये स्फीयर। तो इसको मैं लिखूँगा, ठीक है, इसका मैं कर दूँगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा करते पहले कि यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर हर जगह सेम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, कांस्टेंट। मैंने 2-3 बार ये चीज़ समझा दी है, तो अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इस ई को बाहर करूँगा, ठीक है, और इंटीग्रेशन किसका होगा, dA 1/ε0 रो, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, इसका रेडियस, ये जो है ना गॉसियन सरफेस उसका रेडियस, क्या रेडियस इसका आर माने स्मॉल आर, तो आर क्यूब। क्लियर। अब ये dA यानी E इंटू ए इक्वल टू क्या हो गया, रो 4πr3। देखिए रो 4πr के ऊपर है, नीचे क्या है 3ε0। ओके, चलिए अब यहाँ पे एरिया चाहिए। एरिया क्या होगा, हमने क्या किया, ये छोटा छोटा जो dA था वो dA क्या था, इसका एरिया था। अब ये छोटा छोटा एरिया ऐसे ऐसे करके मैंने क्या किया, इसमें मैं जोड़ता चला गया।
यानी वो गॉसियन सरफेस जो था उसको मैंने बनाया, छोटे छोटे एरिया करके चारों तरफ से वो गॉसियन सरफेस हमने तैयार किया जो एक स्फीयर शेप में है। बहुत बार मैंने समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, तो ये आएगा E इंटू 4 पाई, स्फेयर है, स्फेयर का एरिया अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले 4 पाई r², 4 पाई r यानी r², और यहाँ पे क्या आएगा रो इंटू 4 यानी 4 रो पाई r³ कुछ कटता है उसको काटिए। देखिए r² से ये पावर क्यूब चला गया, 4 से 4 चला गया, और पाई से पाई चला गया। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो क्या आया, रो आर और नीचे क्या है 3ε0, और रो r/3ε0। और यही हमारा क्या है एक्सप्रेशन है, यही हमारा फॉर्मूला है अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ ऐसे। और यहाँ भी क्या एक स्फेयर है, और स्फेयर में हमेशा जो आपको यूनिट वेक्टर लिखना है वो r कैप लिखना है ऐसे, r कैप यानी रेडियस की ओर होता है। एक स्फेयर है उसका रेडियस ऐसे हर तरफ निकलता है बाहर, तो रेडियस जहाँ से बाहर निकलेगा वही उसका क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर। किसी भी स्फेयर का रेडियस जहाँ से चीरते हुए निकलेगा सरफेस को बाहर, एक फुटबॉल है उसका रेडियस अगर ड्रॉ करेंगे तो वो सरफेस को चीरते हुए बाहर निकलेगा, तो जहाँ से निकलेगा वही क्या हो जाएगा उसका यूनिट वेक्टर। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज का एक फॉर्मूला नहीं आया। अच्छा एक चीज़ और, ये जो फॉर्मूला आया है वो रो के टर्म्स में आया है। रो मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में आया है। इसको हम लिख सकते हैं किस टर्म में, हम लिख सकते हैं चार्ज के टर्म में। मान लीजिए कि इसमें आपका चार्ज, अभी मैंने पिछले जो मैं इनसाइड आउटसाइड वाला करा था तो वहाँ दिया हुआ था क्या कि इसमें जो टोटल चार्ज क्यों दिया हुआ है। तो अगर टोटल चार्ज दिया हुआ है और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं दिया है तो हम चार्ज के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, तो आंसर कैसे निकालेंगे उस टाइम। तो इसको मैं चार्ज के टर्म्स में लिखता हूँ। देखो रो को मैं क्या लिख सकता हूँ Q/वॉल्यूम यानी 4πε0। अब यहाँ पे आप पूरा वॉल्यूम ले लो, पूरा वॉल्यूम इसलिए आप ले लो क्योंकि यहाँ पे आपको ये बताया नहीं जा रहा है कि मतलब आपको कहाँ तक लेना है, वो नहीं बताया जा रहा है। आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आपको मतलब वॉल्यूम लेना है। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप इसको इस टर्म में लिखोगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, यानी जो गॉसियन सरफेस है उसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि रो कांस्टेंट रहेगा वो दिया रहेगा 3 कांस्टेंट ε0। एक काम करता हूँ पहले मैं लिख देता हूँ वो फॉर्मेट तो ही अच्छा रहेगा। देखिए रो इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, तो रो बराबर क्या है Q/वॉल्यूम यानी रो Q। चार्ज तो टोटल इसके अंदर क्या है Q है, तो ये Q इनक्लोज तो ये Q हो गया। अच्छा यहाँ पे Q इनक्लोज का बात नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ रो का बात कर रहा हूँ, और रो पूरा जो है वो पूरा का पूरा स्फेयर में पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है ये चार्ज जो है। तो ये पूरा जो उसके पूरा जो है ना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो पूरा बात किया जा रहा है, सिर्फ इसके अंदर का बात नहीं किया जा रहा है, पूरा का बात किया जा रहा है। जब पूरा का बात किया जा रहा है तो हम पूरा वॉल्यूम लेंगे जो आएगा हमारा 4 पाई, वॉल्यूम क्या आता है 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r, ये यहाँ पे कैपिटल होगा r³। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस ये वैल्यू जो यहाँ पे पुट करना है। तो क्या हो गया, रो का जगह पुट रो की जगह पुट करना है Q/4, और ये 3 ऊपर चल जाएगा यानी आ गया 3, और नीचे क्या है पाई, ये पाई r³,
अब ये तो मैंने लिखा है सिर्फ इसका वैल्यू। अब इसके आगे भी क्या है, इसके आगे है आर और नीचे 3 एप्सिलॉन नॉट, और आर किप तो रहेगा जो डायरेक्शन का होता है। अब यहाँ से देखिए कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 3 से 3 चला गया। ओके, और अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या लिख सकते हैं, के। तो यहाँ पे आ जाएगा ए इक्वल टू यानी के, और ये क्यू है, और आ गया आर, और नीचे क्या हो गया आर क्यूब। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला चार्ज के टर्म्स में। किसके टर्म्स में, चार्ज के टर्म्स में। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कि सही है कि नहीं, वरना फिर बाद में परेशान होंगे। तो एक सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ सही है, क्योंकि इसमें तो मैंने लिखा नहीं है अपने नोट्स में चार्ज के टर्म्स पर, यही होगा। क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पता चल रहा है कि आर पे डिपेंड करता है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल जो है ये हमारा निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो फॉर्मूला है वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में, क्योंकि देखिए 3 कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, इस पर डिपेंड करेगा सिर्फ ये जो हमने माना है गॉसियन सरफेस उसके रेडियस पे, ये कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही मान रखा है कि जो रो है वो कांस्टेंट है, पूरे वॉल्यूम में जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है वो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया। सिर्फ डिपेंड करता है आर पे। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करना चाहिए, आर पे। तो यहाँ पे देख पाएंगे के कांस्टेंट, आर जो है कांस्टेंट, ये रेडियस है इसका, तो ये क्या बोलते हैं सॉलिड स्फीयर का रेडियस है, तो बदलेगा नहीं, क्योंकि हम एक बार बनाए हैं सॉलिड स्फीयर, तो उसका रेडियस तो फिक्स ही है, तो बदलेगा नहीं। रेडियस सिर्फ किसका बदलेगा, ये गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस बाहर लेंगे तो रेडियस बढ़ जाएगा, यहाँ लेंगे तो रेडियस कम हो जाएगा, यहाँ लेंगे तो रेडियस कुछ रहेगा, अंदर लेंगे तो रेडियस और हो जाएगा कम, सेंटर पे सेंटर पे गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो रेडियस 0 हो जाएगा। तो सिर्फ गॉसियन सरफेस का रेडियस चेंज होता है। जो सरफेस हमने लिया, ये जो स्फीयर हमने लिया है, जो हॉलो स्फीयर या फिर जो सॉलिड स्फीयर जो भी लिया हमने, वो तो चेंज नहीं हो, क्योंकि जो हमने बना लिया, जो मटेरियल से हमने बनाया उसको, वो तो रेडियस उसका फिक्स है, तो वो तो बदलेगा नहीं। तो इसी तरह यहाँ पे भी आर पे डिपेंडेंसी आना चाहिए, और यहाँ पे आ रहा है, तो ये फॉर्मूला सही है। तो ये चार्ज के टर्म्स में। तो अगर आपके क्वेश्चन में इसके बारे में चर्चा किया गया है तो आप इसको याद कर लीजिए, मतलब याद तो दोनों करना है, तो उस केस में आपको यहाँ से बनाना है। और अगर आपके क्वेश्चन में चार्ज के टर्म्स में दिया है, मैंने दोनों के टर्म्स बता दिया, इसलिए मैंने यहाँ रो भी लिखा है और क्यू भी लिखा है। तो अगर आपके क्वेश्चन में चार्ज के टर्म्स में है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कीजिए, क्योंकि इसमें चार्ज है और इसमें देखिए रो कहीं नहीं है, तो आपको रो से मतलब नहीं रहेगा। तो दोनों फार्मूला आपको याद रखना है, और दोनों फार्मूला से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा, तो अब देख रहे हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जो है वो कुछ आ रहा है अलग, अंदर कुछ आ रहा है अलग। अब थोड़ा हम लोग सरफेस पे देख लेते हैं कि सरफेस पे कितना आता है। तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस पे क्या हो जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं सरफेस को थोड़ा सा अलग से ही बना देता हूँ, सबको मैं एक जगह लिखूँगा, उसके बाद ग्राफ बताऊँगा। तो चलिए मैं अब बताता हूँ थोड़ा कि सरफेस पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहीं पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा रब करता हूँ उसको। देखिए थर्ड जो है वो सरफेस पर, ऑन दी सरफेस, यानी जो गॉसियन सरफेस। अब अगर पॉइंट मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पे ले रहा हूँ, तो यहाँ का जो गॉसियन सरफेस रहेगा, जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे ये इसी के ऊपर ड्रॉ करेंगे, और इसी के ऊपर जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, तो हमारा जो आर है गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो सॉलिड स्फीयर लिए उसके रेडियस के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब हमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर भी निकाल लिया, अब मुझे निकालना कहाँ,
सरफेस पे, जो सॉलिड स्फीयर है ना उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है। तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, सेम प्रोसेस वही करूँगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँगा। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँगा, उसी तरह से सारा कैलकुलेशन करूँगा तो वैल्यू आएगा। तो उतना क्यों करना है जब हमें पता है बाहर कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण जो होता है क्या होता है, KQ/r²। तो यहाँ भी स्मॉल आर है, यहाँ भी स्मॉल आर है, दोनों में से किसी एक में आर का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें निकल जाएगा। तो वो आर का वैल्यू कितना होगा, ये स्मॉल जो आर है वो क्या होगा। तो हम फील्ड कहाँ पे निकाल रहे हैं, इस सरफेस पे निकाल रहे हैं। और हमें पता है कि गॉसियन सरफेस जब हम ड्रॉ करेंगे तो इसी पॉइंट से गुजरना चाहिए, यानी इसी सरफेस पर हम क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। आज जब इसी सरफेस पर गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो गॉसियन सरफेस का जो रेडियस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जो सॉलिड स्फीयर है उसके रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो यानी आर जो है स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। अब जब ये चीज़ हो गया तो आप इस फॉर्मूले में या इस फॉर्मूले में, यानी जो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ये फॉर्मूला है, अंदर जो आया वो ये है। तो दोनों में से किसी एक में आप पुट कीजिए और वैल्यू आपका आ गया। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसी पे पुट करता हूँ अंदर वाला में, या बाहर वाला भी कर लेते हैं, बाहर वाला ईजी है। तो बाहर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो क्या आया था, E आया था KQ/r² और आर कैप आया, ठीक है। और अच्छा यहाँ पे स्मॉल आर था, मैं सिर्फ अभी फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मैंने क्या किया डायरेक्ट वैल्यू उठा दिया। तो यहाँ पे क्या था, आर स्मॉल आर का स्क्वायर। अब आर की जगह आर पुट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, KQ स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, यानी कैपिटल आर का स्क्वायर और आर कैप जो वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ये हो गया फॉर्मूला सरफेस पे। अब एक चीज़ और चेक करते हैं कि चलिए इस फॉर्मूला से आता है क्या। अगर अंदर वाले जो फॉर्मूला है, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, इस पर अगर आर का वैल्यू रखेंगे तो क्या ये फॉर्मूला आता है क्या। अब रखिए यहाँ पे आर रखिए, ये वाला आर जो बराबर है तो यहाँ पे आर रखिए। तो आर रखिएगा तो एक आर से एक आर कट जाएगा तो KQ/r² आएगा, KQ/r² सेम है। इसका मतलब कि जो फॉर्मूला हमने निकाला है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ जो आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये जो वॉल्यूम हम लेंगे वो किसका लेंगे, इसका वॉल्यूम लेंगे या पूरे वाले का वॉल्यूम लेंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो आपको वॉल्यूम लेना है ना वो पूरा वॉल्यूम लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का आप बात नहीं किया जा रहा। मैं क्या करता हूँ, इसको ना मिटा देता हूँ Q इनक्लोज, वरना आपको कन्फ्यूजन होगा कि जब Q इनक्लोज का बात किया जा रहा है तो इसके अंदर होना चाहिए, नहीं वो तब होना चाहिए जब हम फील्ड निकाल रहे हैं तब का। लेकिन जब हम सिर्फ ये निकालेंगे, रो का वैल्यू निकालेंगे कि रो कितना है, तो रो क्या है, रो सिर्फ जो है हमारा वॉल्यूम चार्ज, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो सिर्फ इतने में थोड़ी ना डिस्ट्रीब्यूट है, बाहर भी तो डिस्ट्रीब्यूट है ना। और जब बाहर डिस्ट्रीब्यूट है तो हमको पूरा वॉल्यूम लेना होगा ना, समझ में आ रहा है ना। जब पूरा वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर है तो हमें वॉल्यूम भी पूरा लेना होगा, वरना अगर पूरे में नहीं सिर्फ इतने में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं तो इतना ही वॉल्यूम लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम वॉल्यूम इसलिए पूरा ले रहे हैं क्योंकि ये जो चार्ज डेंसिटी है वो पूरे में, यहाँ भी चार्ज डेंसिटी है, यहाँ भी चार्ज डेंसिटी है, तो वॉल्यूम लेना होगा पूरा। तो ये बात याद रखिएगा, पूरा वॉल्यूम लेना है, ठीक है। ओके, तो ये आ गया हमारा सरफेस पे। अब जो हमारा एक बच गया छोटा सा टॉपिक, ओके थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे क्या है यहाँ पे, ये है हमारा इनसाइड, ये है हमारा आउटसाइड। अगर चार्ज के टर्म्स में देखें तो ये है इनसाइड और ये है आउटसाइड। यहाँ पे देखिए, नहीं ये तो सरफेस वाला है ना, सॉरी आउटसाइड यहाँ पे है, आर कैप इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है आउटसाइड, ये है आउटसाइड और ये है इनसाइड। देखिए इनसाइड क्या है, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। आउटसाइड देखिए कांस्टेंट कांस्टेंट। सिर्फ डिपेंड किस पे हो रहा है, इनसाइड वाला में देखिए ये जो डिपेंड कर रहा है स्मॉल आर पे, यानी गॉसियन सरफेस के रेडियस पे। बाहर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है किस पे,
आर पे, आर क्या यानी गॉसियन सरफेस के रेडियस पे, यानी आप इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालो चाहे अंदर निकालो, जो डिपेंड करता है वो सिर्फ गॉसियन सरफेस के रेडियस पे डिपेंड करता है। और डिपेंडेंसी देख रहे हैं, अंदर जब निकालते हैं तो डायरेक्टली डिपेंड है, बाहर जब निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली डिपेंड है। और एक चीज़ और कि जब अंदर निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर का पावर 1 पे डिपेंड है, सिंपली आर पे डिपेंड है। बाहर जब निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो है ही, इन्वर्सली डिपेंड तो है ही, आर स्क्वायर के यानी आर के पावर 2 के है। यानी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर गिरेगा तो बहुत तेज़ी से गिरेगा, और अंदर क्या है, जिस हिसाब से जितना मात्रा में आर बढ़ेगा उतनी ही मात्रा में क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। तो अब इसी को करना है और इसी को क्या करना है, ग्राफ से बनाना है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हमारा यही चीज़ रहेगा। ओके, तो चलिए अब थोड़ा और डिटेल से समझते हैं फॉर्मूलेस को। तो हमने सारा फॉर्मूला निकाल लिया है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, सरफेस पे क्या है। तो हमने बाहर जब निकाला तो वो एक पॉइंट चार्ज की तरह आया, KQ/R²। सरफेस पे निकाला KQ/R², जस्ट आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दिया। इनसाइड निकाला तो ये आया, और अगर सेंटर पे निकालेंगे तो 0 आएगा। सेंटर पे 0 कैसे आएगा, सेंटर पे मान लीजिए कि ये हमारा सरफेस था, ये स्फीयर था, सेंटर पे निकालेंगे तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और गॉसियन सरफेस का रेडियस 0, तो ये 0 होने के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0, यानी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो हमने 4 इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, बाहर कितना है, सरफेस में कितना है, अंदर कितना है, सेंटर पे, ये चारों इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए। तो अब सरफेस में देखिए K कांस्टेंट, Q जो चार्ज इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो तो कांस्टेंट रहेगा, और R जो हमने स्फीयर बनाया है उसका R तो कांस्टेंट रहेगा, यानी ये वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब कि जैसे ही स्फीयर बनाएंगे उस पर चार्ज डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस वाला वैल्यू है वो तो कांस्टेंट उसी टाइम हो गया, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू आएगा, कुछ वैल्यू आएगा। अब आउटसाइड देखिए तो 1/r² से इलेक्ट्रिक फील्ड गिरेगा नीचे बहुत तेज़ी से, और इनसाइड देखिए तो R पे डायरेक्टली डिपेंड है। इसका मतलब कि जैसे जैसे हम R बढ़ाएंगे, यानी हम अगर यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो छोटा रेडियस, यहाँ ड्रॉ करेंगे तो बड़ा रेडियस, और अगर जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ेगा क्यों अंदर, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो इसके अंदर कम चार्जेस आएगा, और कम चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी बनेगा कम बनेगा। अब रेडियस बढ़ेगा, इसका मतलब कि ये बढ़ेगा, और इसके अंदर ज़्यादा चार्ज आ जाएगा, और जब ज़्यादा चार्ज, इतना सारा चार्ज आ गया पूरा, तो ज़्यादा चार्ज आ गया तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखिए पॉइंट वाला, जब चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ जाता है। तो जब रेडियस बढ़ाएं तो उसके अंदर बंद चार्ज, इनक्लोज चार्ज ज़्यादा आ गया, और ज़्यादा इनक्लोज चार्ज आ जाने से क्या होता है कि चार्ज का वैल्यू बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है, क्योंकि पहले इतने ही चार्ज क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था, अब इतना सारा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो अब क्या है, धक्का देने का जो ताकत है, यानी यहाँ पे अगर किसी चार्ज को रखेंगे तो उसको धक्का देगा तो बहुत तेज़ी से देगा, क्योंकि इतना सारा चार्ज मिल के उस पर फोर्स लगाएगा। क्लियर, तो देख पा रहे हैं कि एक में इन्वर्सली डिपेंड है, एक में डायरेक्टली डिपेंड है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जिस तरह हमने होलो स्फीयर वाला देखा था इसी तरह हम यहाँ भी देखेंगे। तो इसका ग्राफ के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं स्केल का सहारा लेता हूँ, स्केल से बनाता हूँ ग्राफ। तो ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मान रहा हूँ ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस, और ये है डिस्टेंस का, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू का सिर्फ बात कर रहा हूँ, और ये है हमारा R रेडियस गॉसियन सरफेस का। तो देखिए सेंटर पे 0, यानी जब R 0 रहेगा, तो R जब 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, 0 है। ओके, अब देखिए मान लीजिए यहीं पे, यहाँ कहीं R होगा, ये कौन सा R, ये वाला कैपिटल R, जो सरफेस जो स्फीयर का रेडियस है वो R, तो कहीं तो होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे है R, ये हमारा क्या R है। तो यानी 0 से ये 0 है,
और ये कैपिटल आर है, यानी ये क्या है, रेडियस है। ये क्या है, जो स्फेयर हमने बनाया है उसका रेडियस है। अब अंदर देखिए तो ये इनसाइड वाला एरिया आ गया, यानी ये क्या, कौन सा रीजन आ गया, आर लेस देन आर, क्योंकि इनके बीच का जो भी आर रहेगा वो क्या है, अंदर वाला पार्ट रहेगा। और जब अंदर वाला पार्ट रहेगा इसका मतलब कि ये रीजन क्या है, इनसाइड वाला रीजन है। और इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऐसा है, यानी डायरेक्टली डिपेंड है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, आर भी, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, यानी लीनियरली है। और लीनियर का ग्राफ ऐसा ही होता है। अब जब ये आर यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कैपिटल आर पे पहुँच जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा सरफेस पे। और सरफेस पे क्या कांस्टेंट है। तो मान लीजिए कि जब हम स्फेयर बना रहे थे तो उसका कुछ रेडियस बनाया होगा और उस पर कुछ चार्ज मैंने डाला होगा, तो उस टाइम भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया मैंने किया होगा, वो कुछ वैल्यू आया होगा। मान लीजिए वो वैल्यू ये आया था ई एस, तो वो ई एस क्या था, इतना था, सरफेस पे इतना था। तो ये जो बढ़ेगा वो पूरा जो है वो यहाँ तक बढ़ा। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, इसको मैं सीधा बनाता हूँ ऐसे। ये तो ये हमारा लीनियरली। अब सरफेस पर वैल्यू जो है वो ये आ गया, ये वाला वैल्यू है सरफेस पर। जब आर है यानी ये वैल्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इतना है। इसके बीच में कहीं भी ले, मान लीजिए आर मैंने यहाँ लिया, तो यहाँ इस आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, इस आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। यानी देख रहे हैं जिस तरह से इलेक्ट्रिक आर बढ़ रहा है उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है। ओके, अब देखिए बाहर, देखिए आउटसाइड 1/r² से नीचे जाएगा। अभी पता है कि 1/r² से नीचे जाएगा, यानी बहुत तेज से नीचे जाएगा। और 1/r² का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, इन्फिनिटी पर जाएंगे, आर इन्फिनिटी पर था इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो इन्फिनिटी पर जाकर 0 हो जाएगा। तो ये जो हुआ हमारा वैल्यू, ये ग्राफ हुआ किसका, E इंटू आर का, E वर्सेस आर का। ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्राफ है। इसी तरह इधर बनाएंगे, ये स्फीयर है, सेंटर से मैंने सिर्फ इधर के लिए बनाया है। अगर इधर के लिए बनाना है तो इसी तरह होगा। अगर इधर के लिए भी बनाएंगे तो ऐसे जाएगा सरफेस पे, फिर ऐसे नीचे जाएगा। तो इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, ये है 0, ये है E, ये है मेरा ES यानी सरफेस पर, ये है कैपिटल R इधर वाला, ये है -R, ये यहाँ तक बढ़ा, लिनियरली है सरफेस। और यहाँ से क्या होगा, ये फिर नीचे 1/r² से गिरेगा। इसी तरह ये जाएगा 1/, यहाँ से फिर नीचे गिरेगा। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा ग्राफ हुआ। तो आपको ये भी बना लीजिए और ये भी बना लीजिए जो आपको पसंद। ये और जाएगा इधर पूरा, ठीक है। ये सिर्फ मैंने यहाँ तक नहीं, इस तरह से ये पूरा जाएगा, तो इस तरह से भी इधर पूरा जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या अंतर है एक होलो स्फीयर के कारण और एक सॉलिड स्फीयर के कारण। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सारा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैंने ग्राफ भी बता दिया कि शुरू में लिनियरली जाता है, उसके बाद मैक्सिमम हो जाता है सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद वहाँ से फिर जब बाहर जाते हैं, जब सरफेस से बाहर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिरना शुरू हो जाता है और पूरा 1/r² से गिरता है। क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्लास में करेंगे एक सिलेंडर के कारण। अब सिलेंडर वाला केस जो है ना, वो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस है वो सेम स्फीयर जैसा है, कुछ भी अलग नहीं है। थोड़ा सा वहाँ खाली फार्मूला जो यूज़ होगा वो सिलेंडर वाला यूज़ होगा और कुछ नहीं। वॉल्यूम जो यूज़ होगा वो सिलेंडर का यूज़ होगा, सरफेस एरिया जो यूज़ होगा वो सिलेंडर का यूज़ होगा। तो उसी को करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।